हेलो डियर स्टूडेंट्स, कदम सही गारंटी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जिसका कोड 029 है। क्लास 11th की बुक सेकंड भारत भौतिक पर्यावरण का चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति की कंटेंट है, उसकी वीडियो है जो बेस है एनसीईआरटी, सीबीएसई और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली। तो ये चैप्टर जो है इसके बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति वे पौधे जो मनुष्य की बगैर किसी सहायता के अपने आप उग जाते हैं और अपने आकार, संरचना और अपनी जरूरतों को वहीं के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ वे ढाल लेते हैं। तो इसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, यानी कि विदाउट इंटरफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। वे प्लांट जो बिना की सहायता के उग जाते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वन, वे उनके प्रकार हैं। ये 5 प्रकार हैं प्राकृतिक वनस्पति या वनों के प्रकार। नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। नंबर 2 है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या इसे मानसून वन भी कहते हैं। नंबर 3 है कांटेदार वन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। नंबर 4 है पर्वतीय वन। नंबर 5 है वेलांचली व अनूप वन। अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल करेंगे। ये सवाल जो है 5 नंबर में आता है कई बार, तो आप जो इसको कर सकते हो, या दोनों में किसी में अंतर आएगा तो आप इसे कर सकते हो। पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्षेत्र है इसके कहाँ कहाँ का हो सकता है? भारत में पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी इसका मतलब है उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में ये होता है। उष्ण मान पता है आपको गर्म है, और आर्द्र मान नमी वाला क्षेत्र। वार्षिक वर्षा जहाँ ये वन होंगे वहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी। औसत वार्षिक तापमान वहाँ का उस जगह का 22 डिग्री सेल्सियस होगा। पेड़ों की लंबाई लगभग 60 मीटर होगी या से ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ के जो पेड़ हैं वो सघन होंगे, यानी कि ज़्यादा होंगे, ढके हुए और परतों वाले होंगे। भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ में बेलें होती हैं, और ये पौधे ये पेड़ जो हैं साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार भी कहते हैं। जैसे उदाहरण है रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, ये पेड़ों का नाम है। एक इसमें अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वन ये कौन से होंगे? क्षेत्र इनके वही हैं, बस इनमें थोड़ा सा एक फ़र्क ये है कि ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं और सदाबहार के मुकाबले थोड़े से कम सदाबहार रहते हैं। सदाबहार जो हैं ये अर्ध सदाबहार और पर्णपाती के मिश्रित रूप में। उदाहरण के साइडर, होलक और कैल ये हैं। आपको इनके उदाहरण जो याद करने हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर है वन का उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसून वन। भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में यही वन पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है और पूरे भारत में पाए जाते हैं। अब इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। जैसे मैंने पहले बताया, आर्द्र मान नमी वाले और शुष्क माने जो है वो थोड़े गर्म वाले क्षेत्र होते हैं। आर्द्र में वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर होगी, और क्षेत्र इसके कौन से होंगे? उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद का मतलब नीचे लोअर पार्ट ऑफ द हिमालय। गिरि माने पहाड़ और पद माने पैर, यानी कि नीचा का भाग, पहाड़ों को नीचे का भाग। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और उड़ीसा। यहाँ के उदाहरण हैं सांगवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन। ये जो है इनके आर्द्र पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं। अब शुष्क पर्णपाती वन कौन से हैं? यहाँ जो वर्षा है 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होगी, थोड़ी कम होगी। क्षेत्र प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले भाग हैं, या उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भाग हैं। ये शुष्क शुरू होते ही, यानी गर्मी शुरू होते ही इनके पत्ते झड़ जाते हैं। उदाहरण तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल,
खैर और अक्सर गुड़ है। कई बार आर्द्र पर्णपाती वन में और शुष्क पर्णपाती वन में अंतर आ जाता है, तो आप इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका वनों का प्रकार। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। वर्षा यहां पर 50 सेंटीमीटर से कम होगी, यानी बहुत कम वर्षा होती है। और यहाँ के जो पेड़ ज़्यादातर झाड़ियों जैसे, और यहाँ पर कई प्रकार की जो है वैसी घास उग जाती है। पूरे साल पौधों पर पत्ते नहीं होते। इन पौधों के नीचे कई बार 2-2 मीटर लंबी घास उग जाती है। इनके क्षेत्र हैं यह दक्षिणी पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वे क्षेत्र जहाँ पर शुष्क क्षेत्र हैं। उदाहरण बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास। नेक्स्ट आपका वनों का प्रकार। पर्वतीय वन। जैसे नाम से पता चल रहा, पर्वत क्षेत्रों में ये ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, आप जानते ही हो। इसलिए प्राकृतिक वनस्पति भी अपना आप ही चेंज हो जाती है, बदल जाती है। इन वनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो उत्तर पर्वतीय वन, जिसमें हमारा हिमालय क्षेत्र आता है। दूसरा दक्षिणी पर्वतीय वन, जो हमारा लोअर पार्ट में पर्वत हैंगे। तो पहला उत्तर पर्वतीय वन की बात करेंगे। इसमें मैंने हिमालय के गिरिपद में, यानी हिमालय के लोअर पार्ट में पर्णपाती वन है। जब 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हम पहुंचते हैं, तो वहां पर जो वन है वो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। उत्तर पूर्वी भारत की ऊंची पहाड़ियों व पश्चिम बंगाल व उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक के पेड़, चेस्टनट सदाबहार वन है। और 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के पेड़ हैं। हिमालय के पश्चिम भाग में देवदार के पेड़ हैं और कश्मीर में चिनार व वालन के पेड़ हैं। 2225 से 3048 मीटर पर ब्लू पाइन और स्प्रूस के पेड़। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका इसमें जो पर्वतीय वन का हमने अलग अलग पार्ट किए थे। अब दक्षिण पर्वतीय वन। दक्षिण पर्वतीय वन पर्वतीय प्रायद्वीप के 3 भाग हैं। पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में बटा हुआ प्रायद्वीप भाग। इनकी ऊंचाई जो है 1500 मीटर ही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, जिनको कई जगह शोलास भी कहते हैं, शोलास। और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। उदाहरण मगनोलिया, लेरल, सिनकोना और वेटल है। नेक्स्ट वन है आपका वेलांचली व अनूप वन। ये हमेशा पानी वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे, जहां पे पानी जो जमीन है पूरी जलयुक्त हो और क्षेत्र जो आर्द्र हो, यानी नमी वाला हो। 70% भाग पर यहाँ पर चावल की खेती जाती है ऐसी जगहों पर। भारत में 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है और यहाँ पर ज़्यादातर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो संरक्षित भी हैं। आर्द्र भूमि को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। और जैसे इसमें एक उदाहरण है भारत में पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा, ये भी जो वेलांचली अनुवन का उदाहरण है। अब आपका क्वेश्चन पूरा होगा। प्राकृतिक वनस्पति और वनों के प्रकार, ये 5 नंबर सवाल आता है, इस आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वन संरक्षण नीति। भारत सरकार ने 1952 में इसे लागू किया और 1988 में इसमें संशोधन किया। इसका उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा करना है। सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी, ये जो नीति है। दूसरा, वन संसाधनों का संरक्षण व विकास होगा। नंबर 3 है स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, जरूरतों की पूर्ति होगी। वन संरक्षण नीति के 7 मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, देश के 33% भाग पर वन लगाना, जबकि इस समय केवल 6% पे ही है। नंबर 2, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। नंबर 3, जैव विविधता व आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना। नंबर 4, मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण को रोकना और बाढ़ व सूखे पर नियंत्रण करना। नंबर 5, निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी वनारोपण
नंबर 6, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर स्थानीय लोगों की जरूरत को पूरा करना। नंबर 7 लास्ट है, पेड़ों की कटाई रोकने को जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाओं की मुख्य भागीदारी होनी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी कैसे कहेंगे? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा करना और ऊसर भूमि यानी बेकार भूमि, बंजर भूमि पर वन लगाना। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976-89 यानी कि 1976 से 79 में इसको 3 भागों में बांटा, 3 वर्गों में बांटा। नंबर 1 शहरी वानिकी, नंबर 2 ग्रामीण वानिकी और नंबर 3 फार्म वानिकी। वानिकी का मतलब वनों का लगाना। नंबर 1 शहरी वानिकी। शहरी वानिकी में शहरों में निजी, अपनी यानी खुद की और सार्वजनिक भूमि पर पेड़ लगाना इसका उद्देश्य है। शहरों में हरित पट्टी यानी ग्रीन बेल्ट, पार्क, सड़क, रेल मार्ग और फैक्ट्री और कॉमर्शियल एरिया में भी पेड़ों को लगाया जाता है। नंबर 2 ग्रामीण वानिकी। कृषि वानिकी व सामुदायिक कृषि वानिकी को बढ़ावा देना। कृषि वानिकी का मतलब क्या है? यहाँ पे कृषि योग्य और बंजर भूमि पर पेड़ और फसलों को एक साथ लगाना, यानी खेती और वानिकी को एक साथ करना। नंबर 3 है हमारा फार्म वानिकी। व्यापारिक महत्व वाले पौधे लगाना। इसमें वन विभाग छोटे किसानों और मध्यम किसानों को की सहायता करता है और उन्हें पौधे मुफ्त देता है। ये किसान खेतों की मेड़ें, चारागाह, घास स्थल और घर के पास खाली पड़ी जमीन और पशुओं के बाड़े में ये उन पौधों को लगाते हैं जिससे उनको फायदा हो और व्यापारिक महत्व के हों। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण। जो हमारे, क्योंकि वनों का सीधा जो है मतलब सीधा कनेक्शन जो है वन्य प्राणियों से है, यानी कि जंगली जानवरों से है। तो अगर वन ही नहीं होंगे तो वन्य प्राणी कहाँ रहेंगे? और सीधे हमारे शहरों में आएंगे या हमारे जो रेजिडेंस एरिया में आएंगे, तो वो मनुष्य को नुकसान देंगे। तो उसके मुख्य कारण क्या है? वन्य प्राणी संख्या कम क्यों हो रही है? उसके मुख्य कारण 6 हैं। नंबर 1 औद्योगिक और तकनीकी विकास के साथ साथ वन जो है ज़्यादा काटे गए। उससे कारण जो है कहीं फैक्ट्री लगानी है, कोई और काम है, तो उससे वन ज़्यादा कटे। तो इससे जो उनका जो आवास स्थल जो वन है, जो वन्य प्राणियों का, जंगली जानवरों का जो आवास जो रेजिडेंस है वो कहाँ पे है? वो वन है, तो वो काट दिए गए। नंबर 2 खेती, मानवीय बस्ती, सड़क इत्यादि के लिए भी वनों की कटाई की गई। नेक्स्ट है स्थानीय लोगों ने चारे के लिए, ईंधन के लिए और लकड़ी के लिए जो वनों को काटा। नेक्स्ट है पालतू पशुओं के लिए और नए चारागाहों की खोज में भी वनों की कटाई कर दी गई। नेक्स्ट है रजवाड़ों यानी राजा महाराजों और संभ्रांत वर्ग ने शिकार के लिए या खेल के लिए वन्य जीवों को मार दिया और व्यापारिक महत्व, अंधविश्वास और भ्रांतियों ने भी वन्य पशुओं को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई। नेक्स्ट है जंगलों में आग लगने से भी वन व वन्य प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हो गई। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। अब आपका भारत में वन्य प्राणी संरक्षण। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण, वन्य प्राणी अधिनियम यानी कि कानून बना एक्ट 1972 में पास हुआ वन्य प्राणी अधिनियम, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु कानूनी सहायता प्रदान करता है। इस एक्ट के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1 संकटापन्न, जो संकट में है, संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना। नंबर 2 नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। 1991 में 1991 में इसमें संशोधन किया गया। 1972 पास हुआ, 1991 में इसमें संशोधन किया इस एक्ट में, इस कानून में। इसमें कठोर सजा का प्रावधान किया गया। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने और संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। देश में 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी अभयारण्य हैं। यूनेस्को के MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम अर्थात मानव व जीव मंडल योजना के तहत
भारत सरकार ने वनस्पति व प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, जो टाइगरों को बचाने के लिए है, बाघ को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया। इसका बहुत फायदा भी हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया, 1992 में चलाया गया। इसके अलावा मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना और हिमालय कस्तूरी मृग परियोजनाएं भी चलाई गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीवमंडल निचय। जीवमंडल निचय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जीवमंडल निचय का मतलब है आरक्षित क्षेत्र, यानी कि रिजर्व एरिया। विशेष प्रकार के भौतिक व तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को ने MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मानव जीवमंडल योजना के तहत मान्यता प्रदान की है। जीवमंडल निचय के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। नंबर 1, संरक्षण। संरक्षण का मतलब है जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, जैसा है एज इट इज वैसे रहना चाहिए। दूसरा, विकास, पर्यावरण व विकास का मेलजोल। अगर कोई वहाँ डेवलपमेंट का कोई काम होगा तो ये ध्यान रखा जाएगा पर्यावरण को नुकसान ना हो। नंबर 3, व्यवस्था, अनुसंधान और देखरेख के लिए इंटरनेशनल नेटवर्क की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें जो क्षेत्रों को प्राकृतिक अवस्था में रखा जाता है और सभी प्रकार की वनस्पति और वन्य जीवों को संरक्षण किया जाता है। यानी कि जीवमंडल के 3 मुख्य उद्देश्य आपको समझ में होगा। नंबर 1, संरक्षण, नंबर 2, विकास और नंबर 3, व्यवस्था। इसमें एग्जाम्पल है जैसे नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नारी खाड़ी, जीवमंडल निचय। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आपका एक लास्ट टॉपिक, कई बार जो है क्वेश्चन आया था 3 नंबर में, तो उसको मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है? राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क और अभ्यारण्य का मतलब है सेंचुरी। अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यानों को उच्च स्तर प्रदान किया गया है। इसकी सीमा में पशु चारण की बिल्कुल मनाही है। साथ ही इसकी सीमा में किसी भी व्यक्ति को भूमि का अधिकार नहीं मिलता। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। अभ्यारण्य क्या है? इसमें अभ्यारण्य क्या है यानी सेंचुरी किसे कहते हैं? इसमें कम सुरक्षा का प्रावधान है मुकाबले राष्ट्रीय उद्यान के। इसमें वन जीवों की सुरक्षा के साथ साथ नियंत्रित मानवीय गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जाती है। इसमें किसी भी अच्छे काम के लिए भूमि का उपयोग हो सकता है। उदाहरण है इसके, जैसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में वैसे मेन एक अंतर है कि इसमें जो सुरक्षा का अंतर है, जो राष्ट्रीय उद्यान में बहुत ज़्यादा सुरक्षा की जाती है और अभ्यारण्य में ऐसा थोड़ा कम किया जाता है। तो बस यही है। तो आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, आपका पार्ट भी खत्म हो गया है। अब खाली उसकी मैं MCQ वीडियो आपको जल्दी भेज दूंगा और इस तरह से आपकी जो बुक सेकंड जो भारत भौति पर्यावरण है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपका 11वीं का कोर्स जो है कम से कम 35 नंबर का पूरा हो जाएगा। मैंने और भी वीडियो आपकी डाली हुई हैं तो उनको भी आप देख सकते हो। और चैनल को लाइक करो, शेयर करो।